press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कैसे हो दोस्तों? आज फिर शुरू करेंगे हम जर्नल। ये रोज नामचा है या जर्नल है? आज हम लोग इस पर बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने कहा था कि विशेष बात करेंगे हम लोग जर्नल पर या जर्नल डे बुक पर या जर्नल बुक पर। जैसे पिछले क्लास में हमने कहा था कि जो सब्सिडियरी बुक्स हैं उसमें एक बुक हमारे लिए जर्नल भी है, तो कई नामों से पुकारते हैं इस बुक को। जर्नल बुक भी कह सकते हैं, डे बुक भी कह सकते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कह सकते हैं। ये जब हम लोग तैयार करते हैं किसी भी बिजनेस में, बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, जिस लेवल का बिजनेस हो, तो ये डे बुक या जर्नल जो हम लोग तैयार करते हैं, इसको तैयार करने के लिए कुछ रूल्स की जरूरत पड़ती है। हमें अकाउंटेंसी के कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। कई चीज़ों में हमें रूल की जरूरत पड़ती है। तो जब ये बुक हम लोग लिखने चलेंगे तो सबसे पहले कुछ काम करने होते हैं, हमें कुछ टेक्निक लगाने होते हैं कि ये बुक हम तभी लिख सकते हैं किसी बिजनेस में जब उस बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो, जब कुछ लेना या देना हो या कुछ सौदे हो। अगर उस व्यापार में सौदा नहीं हुआ है, कोई लेन देन नहीं हुआ, कुछ न लेना हुआ ना कुछ देना हुआ, तब ये बुक हम नहीं लिख सकते हैं। और ये जो लेना है या देना है दोनों एक साथ भी हो सकते हैं या बारी बारी से हो सकते हैं, या लेने का काम पहले हो जाए देने के काम बाद में हो सकते हैं, या देने का काम पहले हो जाए लेने का काम बाद में हो सकते हैं, या दोनों एक साथ हो सकते हैं। जैसे भी हो, ये जो लेना है या देना है, लेना देना किसको किससे, सब का सब व्यापार से। यानी व्यापार से हम कुछ लेते हैं, किसके? दूसरे के व्यापार से। या दूसरों को हम कुछ देते हैं, कहाँ से? अपने व्यापार से। तो व्यापार से कुछ देना किसी को, या व्यापार में दूसरों से लेना, ऐसा लेना या देना जिसको हम लोग मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब ये जो लेना है या देना है, ये टेक और गिव की जो कहानी है, इसको अगर हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकते हैं तभी इस बुक में लिखा जाएगा। अगर ये लेना और देना हम मॉनेटरी फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। मॉनेटरी फॉर्म मेजर का मतलब क्या है कि ये जो दिया है दूसरों को या लिया है, ये कितने रुपया का दिया है या कितने रुपया का दिया है। क्या उसको मुद्रा के फॉर्म में हम लोग उसका मूल्य लगा सकते हैं? अगर मुद्रा के रूप में आप कह सकते हो 10 रुपया, 20 रुपया, 5,000, 10,000, तो जैसे ही उस लेने देने को आप मुद्रा में बता सकते हो तो उसको नॉर्मली हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कहते हैं ट्रांजैक्शंस। और वही हमारा लेना हो सकता है या फिर देना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ भी लेना हो या देना हो जिसको आप मुद्रा में मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन। तो अगर हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन है, ये लेना देना है, तब ये जर्नल बनाना या जर्नल लिखना होगा। अगर ये लेना देना नहीं है, if there is no transaction there is no need of journal. If there is no transaction in the business there is no need of preparation of day book. जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो लेना देना है, पक्का ध्यान रखना है, ये मॉनेटरी फॉर्म में आना चाहिए। चलिए मान लेते हैं अगर हमारा कोई बिजनेस है तो सबसे पहले जरूरी है कि लेन देन होना चाहिए, तभी इस बुक को हम लोग लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो पहली शर्त में आगे ये टिक लगा देता है ट्रांजैक्शन। देयर मस्ट बी ए ट्रांजैक्शंस, तभी यह लिख सकते हो आप। तो इंडिकेशन आप समझ सकते हो, ये कुछ लेते हैं या हम कुछ देते हैं। ध्यान रखना है कि मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब एक तो बात हमने पहचान ली, आप लिख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही कुछ लेना या देना होता है बिजनेस से दूसरों को या बिजनेस में दूसरों से, तब उसमें हमें करना क्या है कि जो दूसरे स्टेप में जब हम लोग आएंगे तो पहचानना है
कि जो ये लेन देन हो रहा है हमारे बिजनेस में, ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि जब भी हमने अकाउंट से लेखा शास्त्र में पढ़ते हैं, उसमें काइंड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। जैसे नाम सुना होगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये खास तो 3 अकाउंट्स होते हैं। तो हमारे हर लेन देन में ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये इन्वॉल्व होंगे। ये जो हमारे अकाउंट्स है, जरूरी नहीं है कि सारे अकाउंट्स एक ही लेन देन में आ जाए। इनमें से तीनों में से कोई ना कोई अकाउंट इन्वॉल्व होगा। तो हमें उस लेन देन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है कि जो हमने सौदा किया है व्यापार में, जो हमने ट्रांजैक्शन किया है, उस ट्रांजैक्शन के अंदर वो कौन कौन सा अकाउंट छुपा है। जब मैं यहाँ अकाउंट्स बोलता हूँ, समझिए कि इन तीनों अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। या तो उसमें पर्सनल अकाउंट छुपा हो सकता है, उसको आइडेंटिफिकेशन करना है। देखिए ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। उस लेन देन में, उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है, उसका पता करना है, उसको पहचानना है। इन्वॉल्व लिखा एंड इट्स नेचर, और वो किस प्रकार का है, पर्सनल है या रियल है या फिर नॉमिनल है। तो दूसरे स्टेप में बड़े इंपॉर्टेंट हमारा स्टेप है ये कि आप उस ट्रांजेक्शन को देखिए, ध्यान से देखिए, और उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट छुपा हुआ है दोस्तों आप आसानी से पहचान सकते हैं। या तो पर्सनल अकाउंट हो सकता है, या उसके अंदर रियल अकाउंट हो सकता है। रियल अकाउंट मीन्स कोई एसेट हो सकता है, एसेट। ये सब बता चुके हैं अपने पिछले वीडियो में कि किसको आप लोग पर्सनल अकाउंट कहोगे, किसको आप रियल अकाउंट कहोगे, किसको आप नॉमिनल अकाउंट कहोगे। सारी बात बता चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा सहायता कर देते हैं कि जब हम लोग ये पहचान लेंगे अकाउंट्स को कि उस लेन देन में, उस ट्रांजेक्शन में कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है, हमने चलो पहचान लिया। जब पहचान लिया तो फिर आगे बढ़ेंगे, तब हम अप्लाई करेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नलाइजेशन। हमें जर्नल बनाने के कुछ रूल दिए गए हैं, कुछ रूल हैं। अब अलग बात है कई प्रकार के रूल, कुछ लोग कहते हैं कि 3 मेथड्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 2 मेथड्स हैं, लेकिन सबसे जो बहुत पहले से जो मशहूर आ रहा है उसको हम लोग गोल्डन रूल्स ऑफ जनरलाइजेशन कहते हैं। इसको ब्रिटिश अप्रोच भी कहा जाता है। इसके हिसाब से ये रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। ये रूल क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें जर्नल बनाना है, हमें डे बुक बनाना है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, आप ध्यान से सुनो मेरी बात को। जब हमें जर्नल बनाने चलेंगे या डे बुक बनाने चलेंगे किसी भी बिजनेस का, तो सबसे पहला स्टेप हमको देखना होगा कि क्या इस बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, या कुछ लेना या कुछ देना हो रहा है। ऐसा लेना देना जरूर होना चाहिए जिसको हम लोग मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर पाए। अगर वो लेना या देना मॉनेटरी फॉर्म में मेजर करना संभव नहीं है, अगर वो पॉसिबल नहीं है कि हम मुद्रा में बता पाए कि कै रुपया का है, ये लेना कितने रुपया का, या ये देना कितने रुपया का, मॉनेटरी फॉर्म में बताना बड़ा मुश्किल है, तो समझ जाना कि तब ये जर्नल हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो जरूरी बात समझ गए। तो पहला स्टेप हम लोग ये लेते हैं, लेना देना। और दूसरा, उस टेंशन से हम लोग ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा अकाउंट उसमें इन्वॉल्व है, उसका नेचर कौन सा है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। ये भी बात हो गई है। जैसे हम पहचानेंगे तो अब जर्नल लिखने का जो सिद्धांत है, जो स्टाइल है, एकदम आसान है, एकदम सिंपल है। इस रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे। अब अप्लाई कैसे करेंगे? इसके लिए हमें पहचान तो हमने कर ली। पहचान करने के बाद कुछ सिद्धांत है अकाउंट से, कुछ शब्दावली है, डेबिट और एक वर्ड आता है क्रेडिट। ये डेबिट वर्ड कुछ लेने के सेंस में या भविष्य में लेंगे या लेना है। अलग बात है कि लैटिन वर्ड से आया है, डेबिटम से आया है, तो उतने डीप, उतने इतिहास में हम जाना नहीं चाहते। एक परंपरा समझिए कि 2 वर्ड के इस्तेमाल अक्सर करते हैं हम लोग जर्नल बनाते समय। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं डेबिट और दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट। अभी कहाँ से पैदा हुआ, हम हिस्ट्री को छोड़ देते हैं, बस डेबिट याद रखिए और क्रेडिट याद रखिए। दोनों शब्दों का हम लोग प्रयोग करेंगे जर्नल बनाते समय। और इसका डिनोट हम लोग करते हैं, जो डेबिट है इसको हम लोग डीआर भी लिखते हैं, जो डॉक्टर वाला डीआर है,
लिखेंगे डीआर, लेकिन इसका मतलब डॉक्टर नहीं होता है। और ये क्रेडिट हम लोग लिखेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे सीआर। तो दोनों सामने आ गया। डेबिट मतलब डीआर ऐसे लिख देंगे, बोलेंगे भी डीआर, और क्रेडिट मतलब सीआर। अगर आप फुल फॉर्म बनाना चाहेंगे यहाँ पर, तो डीआर को आप डेटर्स का अर्थ रखिए और सीआर को आप क्रेडिटर का अर्थ रखिए। ये दो शब्द हम बार बार यूज करेंगे। इसके इतिहास को हम छोड़ देते हैं, इतिहास में ना जाए। अब आते हैं रूल पर। ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नलाइजेशन है, ये जर्नल बनाने के जो रूल हैं वो 3 प्रकार के रूल हैं। क्योंकि हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 ही प्रकार के होते हैं। तो जब 3 प्रकार के अकाउंट है, हमने पहचान लिया कि पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, तो ठीक उसी अकाउंट के अनुसार ये रूल रखे गए, ये रूल बनाए गए हैं। अब कैसे करना? रूल नंबर 1, अगर हमने चलो पहचान लिया कि ये पर्सनल अकाउंट है, हमने लेन देन को ध्यान से देखा, पढ़ा, उसमें पाया कि एक पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है, पर्सन का नाम। अब पर्सन का नाम कौन हो सकता है? पिछले वीडियो में सारी बात हम बता चुके हैं कि अगर कोई अकाउंट किसी आदमी के नाम से है, पर्सन के नाम से है, जैसे मोहन, सोहन, किसी बैंक के नाम से है, किसी कंपनी के नाम से है, किसी संस्था के नाम से है, तो ये सब को हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। किसी भी बैंक के नाम से अकाउंट हो, पीएनबी अकाउंट, कैनरा बैंक अकाउंट, स्टेट बैंक अकाउंट, ये जितने बैंक्स हैं, अगर इनके नाम से कोई अकाउंट है, बिल्कुल हम लोग उसे कहते हैं वो पर्सनल अकाउंट है। यानी बैंक को भी पर्सन कैटेगरी में रखते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन है उसको भी पर्सन के कैटेगरी में रखते हैं। कोई नेचुरल पर्सन है, जैसे हम लोग हैं नेचुरल पर्सन है, हमारे भी नाम अलग अलग होते हैं, मोहन, सोहन, करीम, ये सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं, कोई भी संस्था। तो जब हमने देखा कि लेन देन में ऐसे असली आदमी या नकली आदमी या नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, कोई भी पर्सन अगर ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, तो एक तो पहचान लिया हमने, उसका नाम पता कर लिया। चलिए, एक तो पता कर लिया नाम। अब दूसरे में देखना है कि ये जो नाम आया है इसमें हमारे लेन देन में, सपोज करो कि ये हमारे क्या है, बिजनेस है, ये हमारे बिजनेस है। तो जब ये बिजनेस है तो लेन देन हम बाहर वालों से करें, बाहर वाले हो सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर मोहन है जो हमारे व्यापार से बाहर है, यहाँ पर कोई XY लिमिटेड है, ये भी हमारे व्यापार से बाहर है, ये हमारा व्यापार है। तो हो सकता है कि यह हमारा व्यापार XY लिमिटेड से कुछ लेन देन करे, कुछ ले, अब बदले में कुछ दे। दोनों बात चलेंगे, कुछ लेना या फिर कुछ देना, जिसको मॉनेटरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लेना देना है बाहरी लोगों से, तो हमने पहचान लिया कि इस लेन देन में इन्वॉल्व कौन है, एक पर्सन है, यह आर्टिफिशियल पर्सन है, यह नेचुरल पर्सन है, ये इन्वॉल्व है हमारे लेन देन में। तो एक तो पहचान कर ली कि पर्सनल अकाउंट है, तो रूल नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। अब रूल नंबर 1 कहता क्या है? तो रूल नंबर 1 कहता है कि डेबिट द रिसीवर, ये डीआर वर्ड आ गया वहां पर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये 2 लाइन के बहुत छोटा सा रूल है, बहुत इजी है। रिसीवर कहते हैं जो प्राप्त करता है, जो लेता है, जो टेक करता है। तो बिल्कुल हम लोग लेन देन देख करके समझ सकते हैं कि वो दे रहा है व्यापार को या व्यापार से ले रहा है। अगर वो पर्सनल अकाउंट व्यापार से ले रहा है, हमारे व्यापार से ये कुछ ले रहा है, ये कुछ ले रहा है, तो जाहिर है हम उसको रिसीवर कहेंगे, हम उसको रिसीवर कहेंगे। तो यहाँ अगर कुछ दे रहा है, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बैंक है, पीएनबी लिखा हुआ है, ये भी एक पर्सनल अकाउंट है, ये भी पर्सनल अकाउंट है। ये बैंक हमारे बिजनेस से ले रहा है या बिजनेस को दे रहा है। कैसे ले रहा है और दे रहा है? अगर हम बिजनेस से रुपया इसमें जमा करते हैं तो ये ले रहा है, यानी हम इसको दे रहे हैं। और जब हम पैसा निकाल के लाएंगे, विड्रॉ करेंगे बैंक से, इसका मतलब ये बिजनेस को दे रहा है। तो ये जो ले रहा है या दे रहा है, इस आधार पर हम 2 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं।
अगर वो व्यापार से लेता है तो उसको रिसीवर कह सकते हैं, और अगर वो व्यापार को देता है तो उसको हम लोग गिवर कह सकते हैं। और ये बात चलती रहती है। तो पीएनबी रिसीवर हो सकता है या फिर गिवर हो सकता है, एक्स वाई लिमिटेड रिसीवर हो सकता है या फिर गिवर हो सकता है, ये मोहन व्यापार के लिए रिसीवर हो सकता है या फिर गिवर हो सकता है। तो जब पता करेंगे कि रिसीवर और गिवर, और आदमी होना चाहिए, ध्यान रखना आदमी कौन सा, कोई भी आदमी हो, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल आदमी हो, पर्सन हो, तो जैसे ही पर्सन की बात चले पता लग जाए, तब वर्ड हमने पता कर लिया, या तो वो व्यापार के लिए रिसीवर है या व्यापार के लिए गिवर है। उसी आधार पर अगर हमने पता किया कि वो क्या है, रिसीवर है, तो उस आदमी को, उस आर्टिफिशियल आदमी या नेचुरल पर्सन को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। रूल के हिसाब से लिखा है डेबिट द रिसीवर, ऐसा कर देंगे। अगर हमको लगता है कि वो पर्सन व्यापार को गिवर दे रहा है कुछ, यानी गिवर है, तो उस बेस पर उस पर्सन को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये रूल हो गया पर्सनल का। और ये पहचान कहाँ से करेंगे, जो भी हमारे लेन देन है बिजनेस से, उसी बिजनेस के लेन देन में, ट्रांजेक्शन में आप ढूंढेंगे। अगर पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट है, फिर पता करना है कि क्या वो व्यापार से रिसीवर है या व्यापार को गिवर है। अगर रिसीवर है तो उसको आप डेबिट कर देंगे, ये लिखने का तरीका है डेबिट करने का। अगर वो व्यापार को गिवर है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। दोस्तों एक बात ये समझ में आ गई, तो याद करने की बात है। और इसमें कौन कौन लोग आते हैं हमने एक एग्जांपल में लिख दिया है, पीएनबी है, डीएवी कॉलेज है, मोहन प्राइवेट लिमिटेड, इसमें लिखा है रमेश स्टोर्स। ये जितने इंस्टीट्यूशन है तो एग्जाम्पल है कि ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट है तो व्यापार के लिए ये गिवर हो सकते हैं या व्यापार के लिए रिसीवर हो सकते हैं, बस इतना पता करना है। तो ये बात हम समझे। चलिए कि फिलहाल इसको मिटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, बाद में डालेंगे इसको। आते हैं रूल नंबर 2 पर। अगर हमारे लेन देन में जो हम पहचान कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, तो पता चला कि उसमें रियल अकाउंट है या एसेट अकाउंट है। हम लोग रियल अकाउंट को एसेट अकाउंट भी कहते हैं। तो या तो एसेट है हमारे लेन देन में। अब एसेट किसको कहते हैं ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप हमारे सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए, तो उसमें एसेट वर्ड आएगा, किसको एसेट कहा जाएगा। एक बिजनेस के लिए, एक व्यापार में किस आइटम को एसेट कहा जा सकता है, इस पर पूरी चर्चा हो चुकी है, आप ध्यान से देखना उसको। बस आपने लेन देन को ध्यान से पढ़ा या देखा, उस लेन देन में, उस ट्रांजेक्शन में यदि हमने पाया कि ये रियल अकाउंट है, मतलब एसेट है, तो एसेट हो सकता है वस्तु के रूप में हो, वो आदमी तो है नहीं, वो पर्सन तो है नहीं कि रिसीवर और गिवर बन जाएगा। तो जब वो एसेट है, पर्सन नहीं है, तो वो रिसीवर और गिवर नहीं बन सकता है। हाँ एक बात हो सकती है, अगर वो आइटम के रूप में, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई फर्नीचर है, ये फर्नीचर एक आइटम हो गया, तो ये जो आइटम है फर्नीचर है, बस या तो हमारे व्यापार के अंदर ये आता है, या बाहर से हम खरीदेंगे तो लेके आएंगे व्यापार के अंदर आएगा, या तो व्यापार के अंदर आता है, या अगर खराब वराब हो गया कुछ ऐसे तो हो सकता है कि व्यापार से बाहर ये जाता है। अगर फर्नीचर है खराब, हमने उसको सेल कर दिया, हटा दिया, तो फर्नीचर व्यापार से बाहर चला जाएगा। अगर नया खरीद के लाया एसेट को तो अंदर आएगा। आदमी नहीं है वो, पर्सन नहीं, इसलिए रिसीवर और गिवर वर्ड आपको नहीं लगाएंगे। तो आइटम की बात चल रही है, और कौन सा आइटम, जो एसेट हो, ये ध्यान रखना है, जो एसेट हो। तो हमने पहचान लिया कि एसेट है मीन्स और रियल अकाउंट है या एसेट अकाउंट है, तो रूल नंबर दूसरा, उसके लिए दूसरा रूल नंबर है। और ये दूसरे क्या कहता है, जो रियल के लिए है, वो कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस। ये बिजनेस जो है ये बाद में जोड़ा गया है ताकि समझ में आए कि, और किताबों में लिखा होगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन मतलब कहाँ। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बाद में जोड़ा गया है यहाँ पर, आउट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पर जो अंदर आने की बात है और बाहर जाने की बात है, डेबिट, यहाँ व्हाट का मतलब है जो, यहाँ जो से अर्थ है जो अंदर आता है, जो व्यापार के अंदर आता है। कोई एसेट है
कोई रियल अकाउंट है जो व्यापार के अंदर आता है, पता लग जाएगा कि अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है। अगर वो व्यापार के अंदर आता है तो उसको हमें डेबिट कर देना है। और यदि देख रहे हैं कि अरे नहीं है तो व्यापार से बाहर जाता है, अगर ये बाहर जाता है वो भी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो एसेट व्यापार से बाहर जाता है तो उस एसेट को, उस रियल अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये भी सिंपल सी बात है। अकाउंट पहचान लिया, अकाउंट क्या पहचाना कि हमारा एसेट है। जब वो एसेट है तो दो ही काम है, या तो व्यापार के अंदर आता है या फिर व्यापार से बाहर जाता है। बहुत आसान है समझना। तो जब वो व्यापार के अंदर आता है तो सीधी सी बात है, उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। अगर हमें लगता है कि वो व्यापार से बाहर जाता है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो उस पर रूल नंबर दूसरा है। ध्यान रखना, जो भी रूल है वो अकाउंट के हिसाब से है, जो अकाउंट के हमारे प्रकार हैं उसके हिसाब से, जो अकाउंट के नेचर हैं उसके हिसाब से। तो ये दूसरा भी हो गया, ध्यान रखना है। एसेट आप समझ चुके हैं पहले। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर है कि एसेट कौन आएंगे इसमें, तो जैसे फर्नीचर अकाउंट हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो सकता है, बिल्डिंग अकाउंट हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कार हो सकता है। जो भी हमारे एसेट्स है, अलमीरा हो सकता है, फैंस हो सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, जो हमारे एसेट्स हैं बिजनेस में, उनका दो ही काम है, या तो व्यापार के अंदर आते हैं, खरीद कर आएंगे या कहीं से गिफ्ट के रूप में आएंगे, या फिर वो व्यापार से बाहर जाते। इतने ध्यान रखना है। तो पहचान कर ली हमने, फिर रूल को याद किया और इसी रूल से उस आइटम को हमने डेबिट और क्रेडिट कर दिया। एकदम सिंपल सी बात है। अगर वो एसेट अंदर आता है तो उसको डेबिट कर देंगे, अगर वो बाहर जाता है व्यापार से तो उसको क्रेडिट कर देंगे। कहानी खत्म हो जाती है। रूल नंबर तीसरे पे आते हैं, नॉमिनल अकाउंट। हम जानते हैं कि अकाउंट्स के तीन ही प्रकार हैं। इस ब्रिटिश अप्रोच के अनुसार, गोल्डन रूल्स के अनुसार अकाउंट्स को तीन ही भाग में बांटा गया है। दो की हमने बात कर ली, अपने आप तीसरा बच गया। वो तीसरा कौन है, नॉमिनल अकाउंट। इस नॉमिनल अकाउंट को हम लोग कह सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये भी बोल सकते हैं। यानी जो भी हमारे व्यापार के जो एक्सपेंस हैं, जो खर्चे हैं, या फिर व्यापार की इनकम है, आमदनी है, ये दो वर्ड आते हैं। तो अगर व्यापार के कोई एक्सपेंस है या फिर इनकम, इन दोनों वर्ड को हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं कि किसको आप एक्सपेंस कहोगे और व्यापार के किसको आप इनकम कहोगे। इनकम वर्ड आए या फिर एक्सपेंस वर्ड आए, समझना पड़ेगा आपको, पिछले समझा चुके हैं। तो अगर आप पहचान लिए कि ये बिजनेस के इनकम है या फिर एक्सपेंस है, तो अब जर्नल बनाने के चक्कर में है। तो ये जर्नल बनाने के लिए या डे बुक लिखने के लिए जो सिद्धांत हैं, जो रूल हैं, उसका हमने इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, यहाँ रूल लिखता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी हमारे व्यापार के एक्सपेंस हैं या लॉस है, कुछ तो नाम होगा उसका। हम जानते हैं कि हर एक्सपेंस का अपना एक नाम होता है, हर इनकम के भी अपना एक पर्टिकुलर नाम होता है। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और ये है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड लिएबिलिटीज। अगर इनकम है या लिएबिलिटीज है, कई किताबों में लिखा है, यहाँ पर नीचे समझा दूं मैं क्या है, कंफ्यूज मत होना। कई किताबों में लिखा है कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनकम का वही अर्थ है जो गेन का अर्थ है। तो हमने गेन को हटा दिया है और गेन को हटाकर हमने एक नया वर्ड डाल दिया आपको। उसे नया नहीं है लेकिन इस रूल में ऐड कर दिया है, लिएबिलिटीज। अगर लिएबिलिटीज, चूंकि एसेट इसमें आ चुका है, रूल नंबर 2 में आ चुका है एसेट, और लिएबिलिटी छूट रहा था, इसलिए हमने तीसरे रूल में लिएबिलिटीज को डाल दिया है समझने के लिए आपको। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, लेकिन फिलहाल हमने डाल रखा है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, समझ बात आ रही है, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड लिएबिलिटीज। अगर व्यापार के, ये हमारा सपोज करो व्यापार है, इस व्यापार का कोई एक्सपेंस है, जो भी नाम हो उसका, डिस्काउंट अलाउड, सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन, ब्रोकरेज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टाफ वेलफेयर, इंटरटेनमेंट, कन्वेंस, टूर एंड ट्रेवलिंग इत्यादि इत्यादि। ये जितने एक्सपेंसेज हैं या फिर इनकम भी हो सकते हैं,
जैसे कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कई तरह के इनकम हो सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो अगर हमें लगता है कि वो इनकम है तो उस इनकम को हमें क्या करना है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड लायबिलिटीज। अगर हमने बैंक से लोन ले लिया है तो लोन क्या है कि लायबिलिटी है। जब लोन एक लायबिलिटी है तो हम लोग उसको क्रेडिट कर सकते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो उसको हम लोग कर सकते हैं। ये वर्ड थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर दें कि हमने ऐड किया अपने तरफ से, आप चाहो तो इसको यहाँ से हटा सकते हो और हटाने के बाद यहाँ पर हम लोग जोड़ सकते हैं गेन, तो वर्ड बिल्कुल अलग हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं गेन्स, तब ये बन जाएगा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आप दिमाग में रख के चलना कि गेन अगर है तो वह भी इनकम है, वो भी प्रॉफिट है, और इनकम वर्ड इस्तेमाल किए हैं तो वो भी इनकम है, प्रॉफिट है, व्यापार की आमदनी है। और जो भी आमदनी है कुछ न कुछ उसका नाम होगा, कुछ न कुछ उसका नाम होगा। तो जो उसका नाम हो, हमें लगता है कि इनकम है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और हमें लगता है कि कोई आइटम एक्सपेंस है तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। कई नाम बताया हमने, रेंट, सैलरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कई एग्जाम्पल्स साथ में दे रखे हैं। रेंट है, ये एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है। और ये डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पर लगता है नाम सुन करके हमारा एक्सपेंस है, कहीं ये डिस्काउंट रिसिव्ड हो जाए तो हमारे लिए क्या है, इनकम है। कमीशन लिखा हुआ, कमीशन भी कुछ भी हो सकता है, आमदनी भी और एक्सपेंस भी। कमीशन पेड कर दिया तो एक्सपेंस हो गया, कमीशन रिसीव्ड कर दिया तो इनकम हो गई। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये एक्सपेंस है, प्रिंटिंग ये भी एक्सपेंस है, ट्रेवलिंग एटीसी एटसेट्रा, तो ये हमारे एक्सपेंस हो या फिर इनकम हो, दोनों ही सूरतों में क्या है, नॉमिनल अकाउंट है या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। चलिए अब हमें पहचानना है इसके हिसाब से कि अगर ये लगता है, सुनने में देखने में लगता है कि एक्सपेंस है या हमारे बिजनेस के लॉस है, तो एक्सपेंस हो तब भी डेबिट करेंगे और वो लॉस होगा तब भी डेबिट करेंगे। अगर सुनने से, देखने से, समझने से ये लगता है कि व्यापार की इनकम है, कुछ भी नाम हो उसका, अगर व्यापार की इनकम है तो इस तीसरे रूल के अनुसार उस इनकम को हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार हमने बता दिया कि जब जर्नल बुक या डे बुक हम लोग लिखने चलेंगे तो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप हम लोग लेंगे। सबसे पहले हम पहचानेंगे लेन देन के अंदर कि लेन देन है या नहीं है। अगर लेन देन है तो उसमें देखना है कि ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं। ये लेना देना कैसा होना चाहिए जिसको आप मॉनेटरी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको मुद्रा में बता सकते हो। जैसे अगर कोई कहता है तो इसको हम ऐसे और समझा दें कि चलिए हम लगता है ये पेन ले रहे हैं, हमने पेन लिया, इस पेन का कॉस्ट है 20 रुपया, तो ये पेन हमने ले तो लिया, व्यापार में लिखने के लिए हमें जरूरत है, पेन तो लिया हमने, ये टेक कर लिया, अब क्या दिया बदले में, 20 रुपया दे दिया। तो हमने जो लिया इसका वैल्यू कितना है मॉनेटरी फॉर्म में, 20 रुपीज है। तो ये जो लेना और जो फिर देना वो किस में आ जाएगा, वो ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। और जैसे ही ट्रांजेक्शन में आएगा इसको हमें जर्नल में लिखना पड़ेगा, इसका जर्नल बनाना पड़ेगा हमें। और जब हम जर्नल बनाने चलेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा कि इस लेन देन में कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। अगर हमने सैलरी पे किया, पेड सैलरी, अगर हमने सैलरी चुका दिया तो पूछना पड़ेगा क्या ये ट्रांजेक्शन में आएगा, बिल्कुल आएगा। आप पूछ सकते हैं कि कितना रुपये चुकाया, 500 चुकाया, 5000 चुकाया, तो बिल्कुल जवाब आएगा यस कि 3000 सैलरी चुका दिया। तो ये एक लाइन आई कि 3000 सैलरी चुका दिया। अब उसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, पहली बात कि इसमें किसी पर्सन का नाम ही नहीं है, तो जब पर्सन का नाम नहीं है तो ये पर्सन अकाउंट से ही क्या हो जा रहा है, ये है ही ना। इसमें बच गए 2, जब 2 बच गए इन्हीं में से कोई ना कोई उसमें होगा, और क्या होगा। जब हमने चुकाया है तो मान लेते हैं कि 3000 रुपया चुका दिया, तभी वो ट्रांजेक्शन होगा। अगर मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है तो फिर नहीं होगा। अब इसमें अकाउंट ढूंढना है, तो एक नाम सुनने में आ रहा सैलरी, तो सैलरी किस में आता है, इसमें आ रहा होगा नॉमिनल अकाउंट में,
तो एक तो पता लग गया, और ये सैलरी हम चुका दे रहे हैं, वापस तो मिलना नहीं, इसलिए एक्सपेंस है हमारा ये। तो जब ये सैलरी एक्सपेंस है, इसको क्या करेंगे, इस एक्सपेंस को रूल के अनुसार डेबिट करेंगे। तो कह सकते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट या सैलरी अकाउंट डीआर, रूल के अनुसार मिल गया। दूसरी लाइन है क्रेडिट के, ढूंढ रहे हैं। अब आदमी तो है नहीं, पर्सन तो है नहीं, सीधे पहला तो गायब हो चुका है। अब ये मिल गया, हम कौन सा एक नॉमिनल तो पता कर लिए। अब लगता है कि दूसरा कौन छुपा हुआ है। ध्यान रखना है कि डबल एस्पेक्ट होंगे, कम से कम दो चीजें, ये गिव और टेक अवश्य होगा, होना है, कहीं ना कहीं छुपा होगा। तो पता करते ही इनमें कौन सा है, इन्हीं दोनों में से होगा। एक तो पता कर लिया एक्सपेंस है या लॉस है, सैलरी नाम है जिसका, उसको तो हमने डेबिट कर लिया। एक और चीज है इसमें, हम देख रहे हैं कैश तो गया हमारा, ये 3000 का कैश हमारा गया, और कैश वर्ड आया वो किस अकाउंट का है, वो कैश हमारे लिए एसेट है, कैश हमारे लिए रियल अकाउंट है। तो एक समझ में आ गई बात कि दूसरा अकाउंट जो इसमें इन्वॉल्व है वो कैश है। तो कैश हमारा कौन सा है, रियल अकाउंट है। तो आते हैं उसके रूल पर चले आते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो व्यापार के अंदर आता है उसको डेबिट कर लो। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि ये जो कैश है व्यापार के अंदर नहीं आता है। फिर एक और है लाइन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट ऑफ द बिजनेस। अगर ये एसेट है तो व्यापार के बाहर जाता है, बिल्कुल निस्संदेह बाहर जाता है। ये 3000 कैश हमारे बाहर जा रहा है व्यापार से, और रियल अकाउंट है, इसलिए रूल के अनुसार हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो क्या एक लाइन बनेगी जर्नल की, और वो लाइन बनेगी सैलरीज अकाउंट डीआर, ऐसे लिखेंगे डीआर, सैलरीज अकाउंट डीआर और कैश अकाउंट सीआर, ऐसे हो जाएगा। सैलरीज अकाउंट डीआर किसके अनुसार, इस रूल के अनुसार, और कैश अकाउंट सीआर, ये रूल यही कहता है क्योंकि कैश एक एसेट है और बाहर जा रहा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, और ये बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के आएंगे, और कैसे हम लोग पता करेंगे किसी लेन देन में कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, छुपा हुआ है, बड़े आसानी से हम लोग खोज लेंगे। कई बार होता है कि दिक्कत होती है, मिलता नहीं है अकाउंट, हम ढूंढ रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं यार कौन उसमें छुपा है अकाउंट्स। नाम वाला तो इजी हो जाता है, जब अकाउंट से हमको नहीं मिलेगा, अकाउंट से खोज खोज कर परेशान हो रहे हैं, तो फिर रूल के इस्तेमाल कैसे करेंगे। और जैसे ही अकाउंट्स में छुपा हुआ अकाउंट्स हम ढूंढ लेंगे तो बड़े आसान हो जाता है। अरे भाई अकाउंट से जल्दी नहीं मिलता, उसमें अकाउंट से ही नहीं मिलता, कमीशन पेड, सैलरी पेड, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, ये कई बातें हैं, थोड़ा मुश्किल होने लगता है। तो इस पर हम लोग विशेष बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे चीज को, कि कितने आसानी से हम किसी भी ट्रांजैक्शन में इन अकाउंट्स को आसानी से ढूंढ लेंगे, और आसानी से ढूंढने के बाद बड़े आसान तरीके से हम लोग ये रूल का इस्तेमाल करके डीआर और सीआर का प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार हमारा जो जनरलाइजेशन की जो क्रिया है वो बात हो जाएगी। एक बात और बता दें अंत में, एक वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे एंट्री, इसमें बात आएगी, एंट्री वर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। एंट्री वर्ड का यहाँ पर मतलब है कि जो हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं व्यापार में, जो हमारे लेन देन है, इस लेन देन को जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल बुक में या जर्नल में या डे बुक में, जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन को, इस रूल के अनुसार, इसी प्रक्रिया को हम लोग एंट्री कहते हैं। जब भी कोई लेन देन हम करेंगे और रूल के अनुसार उसको जर्नल बना देंगे या जर्नलाइज कर देंगे, तो हम बोल सकते हैं सिंपली कि इसकी एंट्री हो गई, इसकी एंट्री हो गई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद है तो आप कमेंट कीजिए, और ख़ास तौर पर हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।